नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में चर्चा करते हैं। कार्यक्रम में चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं कस्टम हायरिंग पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा राज्य कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर रही है। राज्य के सभी जिलों के सभी खंडों में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। छोटे, सीमांत और मध्यम वर्ग के किसान कस्टम हायरिंग सेंटर से लाभान्वित होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर कम दरों पर कृषि यंत्र किसानों को किराए पर उपलब्ध करा रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर पर आधुनिक कृषि यंत्र एवं फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र उपलब्ध होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर विशिष्ट फसल आधारित, लागत आधारित और क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर स्थापित किए जाएंगे। दो प्रकार के कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा सकते हैं। पहला, कृषि यंत्र बैंक। परियोजना की लागत 10 लाख से 60 लाख तक हो सकती है। दूसरा, हाई प्रोडक्टिव इक्विपमेंट हब। परियोजना की लागत 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक हो सकती है। कृषि यंत्र बैंक बनाने के लिए किसानों के समूह, सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह पात्र होंगे। हाई प्रोडक्टिव इक्विपमेंट हब बनाने के लिए 2 करोड़ से अधिक आय वाले उद्यमियों की पात्रता होगी। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए हैप्पी सीडर, रोटरी प्लो, रीपर बाइंडर, स्ट्रॉ बेलर, हे रेक, मल्चर, स्ट्रा चॉपर, स्ट्रा बेलर, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा शेडर, रिवर्सिबल प्लो, जीरो ड्रिल कंबाइन हार्वेस्टर, 50 से 70 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का चुनाव किया जा सकता है। कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए किसानों को सरकारी मदद का प्रावधान है। कृषि यंत्र खरीद बिल कृषि कार्यालय में जमा कराना होगा। कुल लागत का 40% या मद अनुसार अनुदान सोसाइटी या समूह के खाते में दे दिया जाएगा। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट, और आइए आपका परिचय करवा दें कार्यक्रम में मौजूद जो हमारे साथ आज विशेषज्ञ हैं उनके साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, जो कि खंड कृषि अधिकारी हैं कुरुक्षेत्र में, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुसुम, जो कि कृषि विकास अधिकारी हैं कुरुक्षेत्र से ही। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे साथ कुरुक्षेत्र के सवानी गाँव से भी जो ग्रामीण हैं वो मौजूद हैं, और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं कुछ मशीनों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सरकार द्वारा विभिन्न मशीनें, चाहे वो आपका रोटावेटर है, चाहे आपका मल्चर है, स्लैशर है, कटर है, हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, एसएमएस है, आदि बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिन यंत्रों के माध्यम से, जिन यंत्रों के साथ हम कार्य करके फसल के अवशेषों का प्रबंधन हम खेत में के अंदर ही कर सकते हैं। जहाँ तक सरकार की योजना की जहाँ तक बात है, सरकार ने इस वर्ष ये प्रयास किया है कि निजी तौर पर किसानों को तो इस प्रकार के यंत्र उपलब्ध करवाए जाएं सब्सिडी के ऊपर, साथ साथ गरीब किसानों है तो जो किसान इन यंत्रों को नहीं खरीद सकते, इन यंत्रों की कीमत ज़्यादा है इसलिए इनको खुद परचेज नहीं कर सकते, तो सरकार ने इस वर्ष और प्रयास ये किया है कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स को गांव दर गांव स्थापित कर दिया गया है। अगर मैं पिछले वर्षों की बात करूं तो जिला कुरुक्षेत्र के अंदर पिछले वर्ष लगभग 285 के आसपास कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर दिए गए थे, और इस वर्ष भी लगभग 90 कस्टम हायरिंग सेंटर जो है सरकार स्थापित करने जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी तक जिला कुरुक्षेत्र के अंदर लगभग 350 कस्टम हायरिंग सेंटर इस वर्ष तक स्थापित हो जाएंगे, जिसके माध्यम से किसान भाइयों को जितनी भी मशीनें हमारी फसल अवशेष प्रबंधन हेतु काम आ सकती हैं, वो सभी मशीनें एक उचित किराए के ऊपर वहाँ से कोई भी किसान उस कस्टम हायरिंग सेंटर से किराए पर लेके जा सकता है। साथ साथ जो किसान हल्का फुल्का इन मशीनों को अफोर्ड कर सकते हैं, उन मशीनों के लिए भी किसान भाइयों को 40% से लेकर 50% तक का अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। किसान उससे अपना काम तो कर ही सकता है, साथ साथ अगर कोई उसका साथी किसान, गांव का किसान अगर उससे काम करवाना चाहता है तो किसान भाई उसका भी काम करके एक अतिरिक्त लाभ भी कमा सकता है। साथ साथ कस्टम हायरिंग सेंटर में भी हमने सभी किसान भाइयों को ही लिया है, उनको कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से एक सोसाइटी रजिस्टर हमने करवाई है, और सोसाइटी रजिस्टर के तहत ये जो मशीन हमारी, जो यंत्र हमारे फसल अवशेष प्रबंधन में काम आते हैं, उन यंत्रों के ऊपर तो लगभग 80% आपको अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन जो यंत्र हमारे
फसल अवशेष प्रबंधन के बाहर के यंत्र हैं जिससे हमने फसल अवशेष प्रबंधन नहीं करना है, उन यंत्रों के ऊपर भी सरकार द्वारा लगभग 50% का अनुदान दिया जा रहा है। साथ साथ सरकार द्वारा 2 विभिन्न कंपोनेंट्स पे काम किया जा रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु 2 प्रकार के कंपोनेंट सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। एक कंपोनेंट का नाम है इन सीटू मैनेजमेंट। इन सीटू का मतलब ये है कि फसल के अवशेषों को आप खेत की सामान को खेत के अंदर ही मिक्स कर दो। जैसे आपने फसल की कटाई की, उसके जो फाने थे उसको आपने या तो हैप्पी सीडर से या सुपर सीडर से आपने गेहूं की बिजाई कर दी, या आपने उसमें कटर का इस्तेमाल किया। कटर के बाद आपने उसको एमबी प्लो से उसको नीचे तक खोद के उस सारे जो हमारा अवशेष था उसको ज़मीन में मिला दिया, तो वो है हमारा इन सीटू मैनेजमेंट। उसके अलावा एक दूसरा भी हमारा एक कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं हम एक्स सीटू मैनेजमेंट। उसका मतलब ये है कि आपका जो फसल अवशेष वहाँ आपके खेत में पड़ा हुआ है, किसी ऐसी मशीन का वहाँ इस्तेमाल किया जाए जो उसके बंडल बांध दे या उसकी गांठें बांध दे, और गांठें बांध के उन फसल अवशेषों की गांठों को उठा के कहीं और ले जाए और किसी और कार्य में उनका इस्तेमाल किया जाए, उसको बोलते हैं एक्स सीटू मैनेजमेंट। जी डॉक्टर कुसुम, मैं चाहूँगी कि आप भी इस विषय के संबंध में कुछ खास जानकारियाँ दें। 2 या 3 वर्ष पहले नो फार्मर की समूह बनाया जाता था, लेकिन अब 9 फार्मर एक साथ नहीं मिल करने के लिए सरकार ने अब उनको और सहूलियत प्रदान कर दी गई है। तो वो 7 फार्मर मिल के एक सोसाइटी गठित करवा लें, वो रजिस्टर करवा लें वकील के थ्रू, और फिर वो अपना आवेदन कर सकते हैं किसी भी यंत्र को लेने के लिए जो फसल अवशेष प्रबंधन में काम आते हैं। साथ ही अगर समूह नहीं बनाना चाहता किसान, तो प्रत्येक एक फार्मर को भी एक यंत्र दिया जा सकता है, लेकिन उस पर आवेदन जो सब्सिडी है वो 40 से 50% ही है। तो आप वो सब्सिडी लेके इन यंत्रों को लेके फसल का अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे मैं गांव में जाती हूँ, प्राय मैंने देखा है कि एक किसान ने ये CSC सेंटर स्थापित करके एक रोज़गार भी शुरू कर लिया है। जो मेरा जो फार्मर है वो कई गाँव में ये जो फसल के जो अवशेष हैं उनका प्रबंधन करता है, और हैप्पी सीडर के द्वारा वो गेहूं की सोइंग भी करता है, साथ ही मल्चर और कटर के द्वारा उन फसल अवशेषों का प्रबंध भी करता है। मतलब उसने अपने खेतों के प्रबंधन के साथ साथ एक ये बड़ा रोजगार भी बना लिया गया है। ग्रामीणों में जैसे कई बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं प्राप्त है, तो वो ये सब्सिडी लेके अपना एक रोजगार स्थापित करके किसान के खेत में पराली का प्रबंधन कर सकता है। इसके अंदर एक काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ ये भी है कि क्या वो कस्टम हायरिंग सेंटर्स की पहुंच जो है वो आम किसानों तक आ गई है। जिला कुरुक्षेत्र की अगर बात करूं तो लगभग 419 गांव जिला कुरुक्षेत्र के अंदर हैं, और जिला कुरुक्षेत्र में 350 कस्टम हायरिंग सेंटर की हमने स्थापना कर दी है। पिछला जब कार्यक्रम हुआ था समाने गांव में, तो उस समय हमारे पास लगभग 100 कस्टम हायरिंग सेंटर थे और लगभग हर 4 गाँव पे एक सेंटर था। लेकिन इस वर्ष सरकार के प्रयासों से, भारत सरकार के प्रयासों से हमारे लगभग हर गांव के अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर दी गई है। एक तो इसको सरकार को अपने एडीओ के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से इसकी जानकारी गांव के हर एक किसान, छोटे किसान को देनी चाहिए। कितना उचित किराया है, चाहे उसका वहां गांव में पोस्टर लगवाएं या उसकी मुनादी करवाएं, कितना उचित किराया लगेगा या कहाँ यंत्र मिले, कितने टाइम के लिए मिलेंगे। एक तो किसान को ये जानकारी देनी जरूरी है। छोटा किसान तभी जाएगा, छोटा किसान किराए पे ले सकता है, उसके पास इतना बड़ा ट्रैक्टर भी नहीं जो बड़ा लेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी क्या कॉस्ट है जो गोला बनाती है मशीन। तो हमारे किसान भाई का काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर हम आपको ज़रूर दिलवाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की।
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और आज हम बात कर रहे हैं कस्टम हायरिंग के बारे में कि पुआल को ना जलाकर किस तरह से जो है वो कौन कौन से विकल्प हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आप पुआल को वहीं खेत में जो है वो नष्ट कर दें। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे किसान भाई ने काफ़ी अच्छा प्रश्न जो है वो किया है और मैं चाहूँगी डॉक्टर विनोद कि आप उसकी जो है वो उत्तर दें। सरकार द्वारा जब कस्टम हायरिंग सेंटर की गांव दर गांव स्थापना की गई थी तो कस्टम हायरिंग सेंटर का जो मेन जो मालिक है, जो एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के लिए भी सरकार ने कुछ नियम और कुछ शर्तें लागू की गई हैं। हर सोसाइटी के पास, हर सोसाइटी को ये आदेश है कि वो एक सीज़न में, लगभग एक सीज़न में 400 से 500 एकड़ का कार्य उसको अपनी सोसाइटी से करना ही करना पड़ेगा। अगर वो 400 से 500 एकड़ तक का कार्य नहीं करता है तो सरकार बाध्य है उसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए। इसलिए जो भी किसान भाई, जो भी कस्टम हायरिंग सेंटर के जो ऑनर्स हैं, जिन किसान भाइयों ने अपने नाम से कस्टम हायरिंग सेंटर लिया हुआ है, उस कस्टम हायरिंग सेंटर से वो इतना 500 एकड़ का काम तो करते ही करते हैं। जहाँ तक सुखबीर भाई ने पूछा है कि जागरूकता की किसानों में कमी है, तो इस वर्ष सरकार दोबारा से हम फिर प्रयास करेंगे कि किसान भाइयों को इस प्रकार की जागरूकता उनको बताई जाए कि आपके गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर है और वहां से आप किराए पे नॉमिनल चार्जेस के ऊपर, नॉमिनल किराए के ऊपर मशीनें हायर करके अपने खेतों में काम कर सकते हैं। साथ साथ इस वर्ष हम यही प्रयास करेंगे कि जितनी भी मशीनें कस्टम हायरिंग सेंटर के पास उपलब्ध हैं उन मशीनों का जितना नॉमिनल किराया है, जितना जायज़ किराया है, उसको सार्वजनिक स्थान के ऊपर हम आप गांव के अंदर डिस्प्ले भी करवाने का प्रयास करेंगे। मैं इसी के बारे में बताना चाह रही हूँ कि किसान को एक साथ यंत्र चाहिए, तो इसके लिए क्या करे कि किसान एक एप्लीकेशन लगाता है। अगर वो हायरिंग सेंटर वाला मना करता है कि मैं किसान के खेत में काम नहीं चलाऊँगा, तो वो शिकायत लेके कृषि अधिकारी के पास जा सकता है। तो कृषि अधिकारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर वो नहीं सॉल्व कर सकता है तो आप अपने उप निर्देशक, जो ज़िले के जो उप निर्देशक हैं, उनसे आप जाके अपनी कंप्लेंट रख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक नौबत नहीं आती है कि कृषि विकास अधिकारी किसान के हित में ही काम करवा देता है, वो वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। अगर एक फ़ोन भी आप करते हैं कृषि विकास अधिकारी, तो वो आपके गांव में पहुँच के आपको वो यंत्र दिलवाने की पूरी कोशिश करता है। इसके जो सब्सिडी के फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं। पहले तो था फॉर्म लिया डिप्टी डायरेक्ट ऑफिस से, वहीं किसी बाबू से भरवाया और दे दिया जी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जैसे सारे ज़िले में, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में मल्चर आएंगे 50, रूटावेटर आएंगे मान लो 100, जिम्मेदार तो लाखों की तादाद में है जी। सबको कैसे मिल जाएगा जी? बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं मिलता। अप्लाई भी करते हैं फिर भी नहीं मिलता मैडम। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या अन्य जितने भी संसाधन हमारे जिला भर में सक्रिय हैं, उनके माध्यम से किसान भाइयों तक ये सूचना पहुंचाने का प्रयास करती है। और साथ साथ एक गांव में जैसे हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हमारे गांव दर गांव तैनात हैं, तो उनके माध्यम से हमारा प्रयास ये किया रहता है कि वो सूचना किसान भाइयों तक पहुँच जाए। लगभग अगर जिला भर में अगर 100 कृषि यंत्रों की अगर लिस्ट आती है, 100 कृषि यंत्र उपलब्ध होते हैं, तो उसके लिए लगभग 5000 किसान फार्म भरते हैं। लगभग 5000 किसानों तक अगर ये सूचना पहुंच जाती है तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से एक किसान से दूसरे किसान तक वो सूचना आराम से पहुंचाई जा सकती है। जब एक कृषि यंत्र के लिए 5000 फार्म एप्लीकेशंस आ सकती हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे किसानों को पता है। चर्चा को आगे भी जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और आज हम बात कर रहे हैं कस्टम हायरिंग के बारे में। मशीनों के लिए तो किसान अपने आप में एक संपूर्ण किसान होता है, उसको सारी बातों का ज्ञान होता है क्योंकि वो सारे काम खुद ही करता है ट्रैक्टर के द्वारा। तो मशीनों की देखभाल करना उसे आसानी से आता है। और मान लो मशीनीकरण में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो हमारे कृषि उपनिदेशक कार्यालय में AAE दफ्तर है, उसमें जाके संपर्क कर सकता है और मशीनों की जो खराबी के बारे में जानकारी कर सकते हैं। वहाँ पे इंजीनियर्स हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं फ़ोन के द्वारा, ऑफिस में जाके और किसी भी माध्यम से ले सकते हैं। हमारे गांव में कोई ऐसा सेंटर नहीं है जी इसमें, तो इसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा जी, किसके पास जाना पड़ेगा? सोसाइटी एक्ट के तहत एक किसान को अपनी एक संस्था रजिस्टर करानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस हमारे जिला भर में है वहाँ एक सिंपल से 7 सदस्यों की कमेटी बनानी पड़ेगी आपको, और वहाँ उस कमेटी को उस रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। ये 5-7 दिन का प्रोसेस है। उसमें लगभग 7 सदस्य आपको चाहिए, एक प्रधान, एक जनरल सेक्रेटरी, एक कैशियर और बाकी सदस्य। वो सभी किसान होने आवश्यक हैं, सभी किसान काम करने वाले आवश्यक हैं। उसके पश्चात जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, रजिस्ट्रेशन का आपको एक नंबर मिल जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके पश्चात जैसे ही सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना या कस्टम जिले भर में या किसी गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करने की घोषणा करती है, तो वो किसान भाई उस सोसाइटी के माध्यम से एक एप्लीकेशन कृषि विभाग के पास डालेगा, और कृषि विभाग जो भी टर्म कंडीशंस है उस टर्म कंडीशन के हिसाब से उसका रिव्यू करेगा, उसकी जांच परख करेगा। और उसके बाद मान लो जितने कस्टम हायरिंग सेंटर सरकार को चाहिए, अगर एप्लीकेशन उतनी ही आई हैं तो हर किसी को कस्टम हायरिंग सेंटर दे दिया जाएगा। साथ साथ जो कंडीशंस हैं, जो नियम हैं, उनको बता दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब से एक सवाल किया था मैंने कि इसकी जो कीमत है रोल बनने वाले मशीन की वो कितनी है? हर जिले में कितनी स्टैम्प प्रोवाइड हैं ये बताओ। और एक आलू वाले किसानों को जरूर इसी टाइम जागरूक करो, जाके करवाओ सरकार से भी मशीनें आ चुकी हैं, जिस भाई ने लेने इस नंबर पर संपर्क करो, अपना टाइम फिक्स करो। डॉक्टर साहब, सरकार द्वारा इस मशीन की कीमत जो है लगभग 14 लाख रुपए निर्धारित की गई है, और उसके ऊपर इस वर्ष सरकार द्वारा ये संभावना जताई जा रही है कि उसके ऊपर भी 80% सब्सिडी आप लोगों को दी जाएगी। पिछले वर्ष इस मशीन की कीमत 16 लाख रुपए थी और इस वर्ष इसकी कीमत 14 लाख रुपए रखी गई है। और ये विभिन्न कंपनियां जो सरकार द्वारा टेस्टेड हैं, यूनिवर्सिटी द्वारा जो टेस्टेड मशीनें हैं, और जो कंपनियां हमारी रजिस्टर्ड भी हैं और जिनके ट्रायल्स सरकार द्वारा लगा के चेक भी किए जा चुके हैं, उन्हीं कंपनी से आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी। सर, मैं चाहूँगी कि चलते चलते कुछ और विशेष जानकारियाँ कस्टम हायरिंग को लेकर आप किसानों को दीजिए। अगर हम अपनी फसल अवशेषों के प्रबंधन को अपनी ज़मीन में करेंगे तो मैं निश्चित तौर पे आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूँगा, और मैं बहुत ही सिक्योर हूँ इस बारे में कहने के बारे में, कि अगर किसान भाई इस फसल अवशेष प्रबंधन को आगे लेके जाते हैं तो वो हमारे मृदा स्वास्थ्य की तो रक्षा करेंगे, साथ साथ हमारी इस पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, साथ साथ हमारे जीव जंतुओं की भी सुरक्षा करेंगे, और साथ साथ मानव जीवन की भी सुरक्षा करेंगे। क्योंकि
अगर आज किसान से मैं कोई बात करता हूं तो हर किसान बात करता है बीज की, हर किसान बात करता है दवाई की, हर किसान बात करता है खाद की, लेकिन मृदा के स्वास्थ्य की बात कोई नहीं करता है कि मेरी भूमि का स्वास्थ्य कैसा है। वो भूमि जो हमारी इस वो धरती माँ जो पीढ़ियों से हमारे बाल बच्चों को, हमारे दूसरी पीढ़ियों को पालती हुई आ रही है, आज सबसे अगर चर्चा करने का जो एक मेजर जो मुद्दा होना चाहिए वो भूमि के स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए। अगर भूमि का स्वास्थ्य हमारा ठीक रहा तो हम आगे, हमारे जीवन लंबे हो जाएंगे, हमारा फसलें अच्छी होंगी, हम खुशहाल होंगे। जो अपने कृषि यंत्र है हैप्पी सुपर सीडर, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है, जो ये हैप्पी सुपर सीडर है, इसमें क्या होता है कि जो भी फसल के अवशेष हैं वो पहले क्या करेगा, ये मशीन अभी आई है, पहले हैप्पी सीडर के नाम से आ रही थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है। इसमें एक कटर साथ में जोड़ा गया है, तो ये क्या 3 काम करेगा। पहले तो जो फाने हैं उनको कट करेगा, फिर साथ ही साथ उनको बिछाएगा, और बिछाने के बाद में आपकी गेहूं की सोइंग साथ में बिजाई भी करता जाएगा। तो आपके क्या है कि एक ही मशीन के साथ 3 काम हो रहे हैं आपके। पहले क्या था कि जो सुपर हैप्पी सीडर था उसमें क्या फानों के अंदर ही सोइंग करती थी। निश्चित तौर पर जैसे कि आपने कहा कि मैकेनाइजेशन जो है, मशीनीकरण जो है कृषि के अंदर एक क्रांति है, और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि किसान भाई अगर इन कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी उपज तो बढ़ाएंगे, साथ साथ समय की बचत करेंगे, और साथ साथ जो मशीनें आजकल हमारे पास आई हैं, इन मशीनों का इस्तेमाल करने से उनके भूमि के स्वास्थ्य में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ने वाला है। और आने वाले समय में जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक सपना है कि किसान की आय को दुगना किया जाए, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि अगर इन यंत्रों को हम इस्तेमाल करेंगे तो भूमि के स्वास्थ्य में एक बहुत भारी सुधार आएगा। भूमि के स्वास्थ्य में सुधार आने से निश्चित तौर पर हमारी फसल उत्पादन जो है बढ़ेगा, और हम आने वाले समय में किसान की जो आय है उसको दोगुना करने की और आगे बढ़ चलेंगे। तो इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और इस विषय के संबंध में बेहद तमाम जानकारियाँ जो हैं वो आपने हमारे किसानों को दी, उसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मैं अपने किसान भाइयों का भी शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, इतना समय निकाला और चर्चा में भाग लिया, और साथ ही अपनी समस्याएं जो हैं वो विशेषज्ञों के समक्ष रखी। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।